नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। ऐतिहासिक तथ्यों से नहीं हो खिलवाड़, भारतीय इतिहास कांग्रेस में राष्ट्रपति का संबोधन। इतिहासकारों से प्रामाणिकता बनाए रखने की अपील। शशिकला को एआईएडीएमके की कमान, आम परिषद की बैठक में चुनी गई महासचिव। मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने किया ऐलान। टिकट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी में खींचतान जारी। अखिलेश ने मुलायम से जताई नाराजगी। समर्थक विधायकों और मंत्रियों के साथ की अलग बैठक। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी मोर्चा, जनता की परेशानियों के लिए प्रधानमंत्री से माफी की मांग। बीजेपी ने बताया गुमराह करने की कोशिश। नोटबंदी के नकारात्मक असर को वित्त मंत्री ने किया खारिज। कहा, हर लिहाज से सुधरी अर्थव्यवस्था, राजस्व में बढ़ोतरी का दावा। और आइए देखते हैं पहली खबर। एआईएडीएमके की अगुवाई अब वी के शशिकला करेंगी। पार्टी की बैठक में आम राय से उन्हें महासचिव बनाने का फैसला लिया गया। शशिकला लंबे वक्त तक जयललिता की घनिष्ठ सहयोगी रही हैं। आम परिषद की बैठक में वी के शशिकला को एआईडीएमके का महासचिव नियुक्त करने पर मुहर लगी। आम राय से ये प्रस्ताव पारित हुआ। हालांकि बाद में होने वाली पार्टी की बैठक में उन्हें औपचारिक तौर पर इस पद के लिए चुना जाएगा, लेकिन तब तक उनके पास महासचिव के सारे अधिकार होंगे। கழக சட்டதிட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு கழக பொதுச் செயலராக மதிப்பிற்குரிய சின்னம்மா அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள்। बैठक के बाद ओ पनीरसेल्वम की अगुवाई में वरिष्ठ नेता शशिकला से मिले और उन्हें पार्टी के फैसले की जानकारी दी। शशिकला ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। शशिकला बीते 3 दशकों से जयललिता की सबसे भरोसेमंद सहयोगी रही हैं। उनसे पहले जयललिता इस पद पर थीं। जयललिता के निधन के बाद से ये पद खाली था। So Chinnamma knows everything about the government, about the party and everything. Of course, we know her also very well. But of course, for the people, she's new. But she will take all Amma schemes and Amma views to people because she knows Amma very well. So definitely, whatever Amma did, whatever the schemes Amma did, whatever the way Amma ran the party, whatever the way Amma was running the government, definitely she'll follow Amma. Definitely. एआईडीएमके की बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पारित किए गए। एक प्रस्ताव जयललिता की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाने का भी है। वहीं शशिकला पर पारित प्रस्ताव में कार्यकर्ताओं से उनके नेतृत्व में निष्ठापूर्वक काम करने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता के निधन से जुड़ी परिस्थितियों पर सवाल खड़े किए हैं। न्यायाधीश ए वैद्यनाथन ने पार्थिव शरीर को कब्र से बाहर निकालने के संकेत भी दिए। न्यायाधीश ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि निजी तौर पर मुझे भी कुछ शक है और सही जांच के लिए जयललिता के शव को कब्र से क्यों नहीं निकलवाया जा सकता। लोगों को जानने का अधिकार है कि जयललिता को क्या हुआ था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अगुवाई में आयोग बनाकर पूरे मामले की जांच की मांग की गई है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 9 जनवरी को होगी। There are some mysterious circumstances. There are contradictions in the statements, and also the happenings happened on 4th and 5th. So all those things needs a judicial probe. For that purpose, taking a cue from the Calcutta High Court judgment, we have filed this. और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एस श्रीनिवासन साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जिस तरीके से शशिकला की ताजपोशी हुई है और पूरा जो घटनाक्रम रहा है, हालांकि जब से जयललिता अस्पताल में एडमिट थी तब से लगातार एक तरीके से संचालन उन्हीं के हाथ में था, पार्टी और सरकार का। लेकिन औपचारिक तौर पर उनका महासचिव चुना जाना किस तरीके के संकेत दे रहा है? क्या ये स्वाभाविक था? बिल्कुल स्वाभाविक था। ये बिल्कुल तय था कि उन्हीं को जनरल सेक्रेटरी बनना है और जो होना था, जो तय था, वो आज हो गया है।
ऐसा लगता है जब वो अस्पताल में गई और वहाँ 75 दिन थी तभी बहुत सारा काम शायद बैकग्राउंड काम शायद हो चुका था, इसलिए आपने भी देखा हो सत्ता परिवर्तन जो हुआ उनके मरने की घोषणा के बाद जयललिता के पन्नीरसेल्वम मुख्यमंत्री बने, वो भी रातों रात हुआ, उसमें भी कोई किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ। उसके बाद अब ये भी बन गई हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा बिल्कुल पहले से स्क्रिप्टेड है, सब कुछ तय है। स्क्रिप्टेड है, उसी तरह से सब चल रहा है। मगर अब आगे क्या होगा इसमें देखना है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी रही है, वन मैन आर्मी जयललिता की जरूर थी, लेकिन एक जनाधार जनता के बीच, और उन्होंने एक अपनी एक लोकप्रियता बना ली थी। जनता के बीच में उनकी एक इमेज थी और उसका एक कद भी बन चुका था। शशिकला के सामने किस तरह की चुनौती यहाँ पर देखती हैं? ये इसके बिल्कुल विपरीत है। शशिकला को वहाँ की जनता या वहाँ के कैडर्स भी, पार्टी के कैडर्स ने अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया, यानी उनको मान्यता नहीं दी है। ये बहुत साफ है। नेता और बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो सब तो लाइन में लग गए हैं, दे हैव फॉलन इन लाइन, और उन्होंने शशिकला का समर्थन किया है और उन्होंने उनको जनरल सेक्रेटरी बनाने के लिए कहा है, शायद इसलिए कि अभी और 4.5 साल बाकी हैं। जितने एमएलए बने हैं और मंत्री बने हैं उनके लिए ये बहुत जल्दी होगा कि दोबारा कुछ हो जाए। दूसरी बात यह है कि वो पार्टी को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। अभी फ़िलहाल उनको लगता है कि डीएमके के पास और उनके बाकी ऑपोजिशन के पास 100 सीटें हैं अभी लगभग, तो वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। तो ऐसा लगता है उन्होंने इसलिए किया हो। मगर शशिकला का आम जनता यदि कहा जाए, आप न केवल आप इस और भी जा सकते हैं, दे हेट हर, क्योंकि कई जो उनके जो कई कैडर के लोग ये मानते हैं वहाँ पर, जो वहाँ का जो कैडर है वो ये मानता है कि जो कुछ भी बुराई, जो कुछ भी हुआ जयललिता के साथ, उसकी जिम्मेवार शशिकला हैं। सबसे पहले आप लीजिए क्या हुआ 1996 में, वो पद उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि 91 से लेके 95 तक उनकी सरकार थी। उस दौरान शशिकला के जो नेफ्यू हैं उनकी बड़ी शादी बड़ी ज़ोरदार से रची गई और उसी में डिस्प्रोपोर्शनेट केस वहीं से आया, शुरू हुआ था। तो वहाँ के जो कैडर वो मानती है जो कुछ भी बुरा हुआ जयललिता के साथ, जेल भी जाना पड़ा, वो इनके संबंध के साथ हुआ, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप ये हुआ है, ये वहाँ मानती हैं। दूसरा, उन्होंने पार्टी पे, मगर ये बात तो माननी पड़ेगी कि शशिकला ने यदि जो टिकटें बटी हैं, इवन यदि आप यदि मानते हैं 2000 जो अभी चुनाव हुए हैं, पिछले विधानसभा चुनाव था 16 में भी, उसमें भी जो टिकटें बटी हैं ज़्यादातर शशिकला का उसमें हाथ है। ये पर्दे के पीछे से सब काम करती रही हैं। और एक बात और याद रखना पड़ेगा, जनता क्यों नहीं उसको मानती है। 2 बार जयललिता ने खुद उनको अपने से दूर रखा। 96 में एक बार घर से बाहर निकाला था, दूर रखा था जब वो पहली बार जेल गई थी। 2011 में उनको और 13 और लोगों को घर से बाहर निकाला था। उनमें से सिर्फ शशिकला को वापस घर आने दिया गया है, मगर बाकी जो 13 जिनमें उनके पति भी हैं उनको उन्होंने घर में नहीं आने दिया। मगर जब उनकी अंतिम यात्रा थी और जब उनका कॉटेज रखा हुआ था राजाजी भवन में, उसके पे आसपास जो लोग थे, ये बाकी 13 लोग भी वहाँ पर थे, सबके सब थे। और इलेक्टेड एमएलएस और बाकी जो पार्टी के जो सूत्रधार हैं, बड़े जो वो हैं, वो सब सीढ़ियों में नीचे बैठे हुए थे। ये सब जो है ये लोगों को पसंद नहीं आया। उनको ये लगा कि अम्मा ने जिनको दूर रखा था वो लोग वापस उनके मौत के बाद कैसे आ गए। और जब जयललिता को कमान उन्होंने एक तरीके से संभाली थी, उस वक्त भी कमोबेश हालात ऐसे थे कि तमाम लोग दरकिनार कर रहे थे, पार्टी का एड्रेस साथ नहीं खड़ा था। क्या वापस इतिहास एक बार से दोहराने की कोशिश यहाँ पर शशिकला के सामने, लेकिन क्या चुनौती उसको पूरा कर पाएंगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने मुद्दा उठाया। ये हुआ एमजीआर जब थे, उनका जब वो टूट के डीएमके से उन्होंने एडीएमके अन्ना द्रमुक पार्टी जब बनाई थी, जनाधार एमजीआर के साथ था। कुछ नेता थे मगर ज़्यादातर उनके साथ जनाधार था। उसके बाद जब जयललिता आई सामने, जानकी मुख्यमंत्री बनना चाहती थी और मगर जानकी के साथ सब बड़े नेता गए, जयललिता के साथ कोई नेता नहीं थे, जनाधार था। उन्होंने जनाधार जीता, एक करिश्मेटिक लीडर थी। मगर अब क्या हो रहा है कि सब नेता फिर से आप देखेंगे ये सब अभी गए हैं शशिकला के साथ, मगर क्या जनता उनके साथ जाएगी, ये देखना होगा। और ये जिस तरीके से आखिरी सवाल से कि जो
कोर्ट में मामला आया और जिस तरीके से संदेह जजों की ओर से व्यक्त किया गया है, क्या इससे भी पार्टी के अंदर जो तमाम बातें चल रही कैडर के अंदर, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर ज़रूर पड़ेगा भावी राजनीति पर? देखिए, ये देखना पड़ेगा कहाँ जाता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद अगले 1-2 महीने में शशिकला शायद मुख्यमंत्री भी बनना चाहें। चर्चा ऐसी है। चर्चा ऐसी है क्योंकि 2 पावर सेंटर्स नहीं हो सकते हैं, साफ है। हालांकि ओ पन्नीरसेल्वम इस तरह के मुख्यमंत्री अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, जो कि हाईकमांड कहता है वो बात मानते आ रहे हैं, मगर ये जयललिता के ज़माने की बात थी। मगर अब शशिकला के ज़माने में वो कैसे रहेंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता। एक वो, दूसरा ये जो 75 दिन में जो कुछ भी हुआ, जो बिहाइंड द सीन सब कुछ चला, और जो उनकी क्या अस्पताल में उनकी क्या हालत थी, इस पे लोगों को काफ़ी आशंकाएं हैं, काफ़ी डाउट्स हैं। उनको इस बात का पूरा विश्वास नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि ये कहा जा रहा था, जितने भी अपोलो अस्पताल से जो प्रेस रिलीजेस आती थी उनमें ये कहा जाता है कि उनकी तबीयत ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। अकस्मात क्या हुआ, क्यों एकदम उनकी तबीयत बिगड़ गई, और एक संडे सडनली क्यों उनको कार्डियक अरेस्ट घोषित किया गया, और अगले दिन क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, ये सवाल सबके जहन में है। और एक बात और है, तो उनके कई आशंकाएं हैं, और सिर्फ चूंकि शशिकला ही उनके एकदम साथ थी और किसी और को आने भी नहीं दिया, उन्होंने किसी से मिलने भी नहीं दिया। जितने बड़े नेता जो प्रदेश के और इवन ऑल इंडिया लेवल के जो वहाँ गए थे, शायद सब लोग बाहर से लौट के आ गए। कितने लोग जयललिता से एक्चुअली मिले इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई नहीं जानता। तो इन सब बातों को लेकर लोगों में काफ़ी रोष है। बिल्कुल देखना होगा किस तरीके से राजनीति होती है आगे, और कोर्ट इस पर किस तरीके के निर्देश देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। दुष्यंत को देश की जनता ने कभी छोड़ा नहीं। उसे कोई सरकारी पुरस्कार नहीं मिला, उसे लोगों ने याद किया, और वही सबसे बड़ी चीज है। दुष्यंत की यादों के साथ देखिए उनकी नजर, उनका शहर, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज भारतीय इतिहास कांग्रेस को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में मौजूदा चुनौतियों का जिक्र करते हुए लेखन में वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि संदेह, असहमति और बौद्धिक रूप से विवाद को संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्रजातंत्र के लिए जरूरी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को 77वें भारतीय इतिहास कांग्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की विविधताओं को बरकरार रखने में इतिहास की भूमिका अहम है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने इतिहासकारों के सामने मौजूद चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने इतिहास लेखन में वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर बल दिया। And clinical appreciation of the facts and matters which are available at their command, to point out that strength, because it is not merely for theoretical and academic knowledge and pursuit of knowledge for knowledge's sake, but it is essential for strengthening our concept of Indian nationhood. राष्ट्रपति ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने इतिहासकारों को तथ्यों की प्रामाणिकता बरकरार रखने की नसीहत दी। It is natural to love one's country, see as much glory to its past as one can detect, but patriotism should not result in blinkered approaches to interpreting history or compromise with truth in order to justify an argument of choice. इस मौके पर केरल के राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन समेत कई नामी इतिहासकार मौजूद थे। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन इतिहासकार शिरीन मूसवी को भारतीय इतिहास कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सम्मेलन में देश विदेश के चोटी के इतिहासकारों के अलावा 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।
इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के 77वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इतिहासकारों से अपील की कि इतिहास का लेखन व्यक्तिगत उपलब्धि या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ना हो, बल्कि एक वैज्ञानिक सोच के नजरिए से राष्ट्र निर्माण के लिए हो। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी, त्रिवेंद्रम, केरल। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी मोर्चा खोलने का फैसला किया है और इसकी क्रम में आज देश के कई शहरों में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर निजी करप्शन का आरोप लगाते हुए जवाब की मांग की, तो कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की हताशा बताया। नोटबंदी के फैसले को लेकर कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए है। जयपुर में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर सवालों की बौछार की। उन्होंने बीजेपी पर काले धन के मुद्दे पर अपने नेताओं को बचाने का आरोप लगाया। क्या मोदी जी और अमित शाह जी बताएंगे कि उन्होंने कितने सैकड़ों या हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति भाजपा और आरएसएस द्वारा नोटबंदी के निर्णय से पहले खरीदी गई, उस पैसे का स्रोत क्या था, वो काला धन था या सफेद, उसमें मेज के ऊपर और मेज के नीचे से कितना पैसा दिया गया, क्या संपत्ति मार्केट वैल्यू के अनुरूप करवाई गई और ये पैसा आया कहां से। इधर जम्मू में पार्टी की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले को गरीब विरोधी करार दिया। अंबिका सोनी ने पूछा, किस आधार पर नोटबंदी का फैसला लिया गया। कौन से इकोनॉमिस्ट थे, क्या रिजर्व बैंक की भूमिका थी, क्या क्या वित्त मंत्री की राय क्या थी, हमें बताएं। ये निर्णय किस आधार पर, किस डिस्कशन के बाद, किस सोच समझ और इंतजाम के बाद ये निर्णय लिया गया। इधर बीजेपी ने नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकार दिया। एक तो मोदी जी की सरकार की लोकप्रियता और जनता का विश्वास उनके देश के ईमानदार बनाने के प्रयास के कारण उनको परेशानी हो रही है। कांग्रेस नोटबंदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर देश भर में संवाददाता सम्मेलन और धरना करने की तैयारी में है। 2 और 3 जनवरी को पूरे देश में जिला स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पार्टी के कार्यकर्ता 6 और 7 जनवरी को जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे और धरना देंगे। कांग्रेस देश भर में नोटबंदी के खिलाफ लोगों का समर्थन हासिल करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी के आलोचक गलत साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कर वसूली से लेकर रबी फसल की बुआई के आंकड़े उत्साहजनक हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक नोटबंदी के बाद बाजार में तेजी से नकदी पहुंचाने की चुनौती अब खत्म हो गई है। इस बीच आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वो छोटे उद्यमियों को पूंजी जरूरतों के लिए अतिरिक्त राशि मुहैया कराएं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आंकड़ों के जरिए नोटबंदी के नकारात्मक असर के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अब तक जीडीपी में बड़ी गिरावट की आशंका गलत साबित हुई है। वित्त मंत्री के मुताबिक आरबीआई के पास पर्याप्त नकदी है और बाजार की मांग के हिसाब से इसकी पूर्ति की जा रही है। जो आलोचक इसके कह रहे थे कि बहुत बड़ा प्रभाव अर्थव्यवस्था पे पड़ने वाला है, ऐसा हुआ नहीं। करेंसी रिप्लेसमेंट, रीमोनेटाइजेशन बहुत एडवांस स्टेज पे है। जितनी करेंसी 8 नवंबर को थी, उसका एक बहुत बड़ा भाग बाजार में रिजर्व बैंक ने दे दिया है। 19 दिसंबर तक प्रत्यक्ष कर की वसूली 13.6% बढ़ी है। वहीं अप्रत्यक्ष कर 26.2%, सेंट्रल एक्साइज 43.3%, सेवा कर 25.7% और कस्टम की वसूली 5.6% बढ़ी है। जीवन बीमा के कारोबार ने 213% की लंबी छलांग लगाई है। एक बहुत बड़ा पैसा जो गुमनामी में था, आज वो बैंकिंग व्यवस्था में आया है। और जब बैंकिंग व्यवस्था में आता है तो स्वाभाविक है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन उस पैसे के ऊपर लगता है और टैक्सेशन कलेक्शंस में ये अभी तक रिफ्लेक्ट होना आरंभ हो गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि रबी सीजन में बुआई 6.3% बढ़ी है, जो कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। इसके अलावा पर्यटन से लेकर म्यूचुअल फंड में भी निवेश बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल से पहले 31 दिसंबर को एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री का 30 दिसंबर की शाम 7:30 बजे इस संबोधन में काले धन के खिलाफ लड़ाई और नोटबंदी से जुड़ी कुछ नई घोषणाएं भी कर सकते हैं। 500 और 1000 के पुराने नोट बैंकों में जमा करने की मियाद 30 दिसंबर को खत्म हो रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक वो नोटबंदी के बाद नकदी संकट खत्म करने के उपायों की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए कई उपायों का ऐलान भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर टिकट बंटवारे पर चर्चा की। अखिलेश यादव अपने समर्थकों को टिकट न मिलने से नाराज हैं। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की अंदरूनी खींचतान पर तंज किया। समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पार्टी की अंदरूनी कलह फिर सामने आ गई है। शिवपाल समर्थकों को तरजीह मिलने से नाराज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समर्थक विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की। अखिलेश ने मुलायम सिंह से मुलाकात कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं आज एक लिस्ट जारी करूंगा, एक कल लिस्ट जारी करूंगा और आप लोगों के लिए वोट भी मांगूंगा। आप लोग जीत के आइए और ये जनता के हित में हमने फैसला लिया जो जनता मांग कर रही है। आप सब चुनाव लड़ेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा आप सब चुनाव लड़ेंगे। इस बीच बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह पर चुटकी ली है। पूरी तौर पर कंफ्यूजन है सैफई परिवार में और यह कंफ्यूजन है तो जनता भी समझ रही है। रही बात यह कि पहले आपस में तो लड़के ठीक कर ले, फिर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई की बात करेंगे। बुधवार को पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इसमें अखिलेश समर्थक 3 मंत्रियों समेत कई नेताओं के नाम शामिल नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकता है। आयोग ने केंद्र और संबंधित राज्यों को आदर्श चुनाव संहिता लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा। आयोग ने कैबिनेट सचिव के साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें आयोग ने कहा है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी तरीके से लागू होनी चाहिए। दिशा निर्देशों के मुताबिक सिर्फ चुनाव में काम पर लगे अफसरों को ही सरकारी वाहनों के इस्तेमाल की छूट मिलेगी। राज्य सरकारें सरकारी खजाने से अखबार, टीवी, रेडियो या किसी भी प्रचार माध्यम से अपनी उपलब्धियों का विज्ञापन नहीं करा सकेंगी। राज्य सरकार की वेबसाइट से राजनीतिक पदाधिकारियों की तस्वीरें भी हटानी पड़ेंगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आयोग से कहा कि इन राज्यों में 85,000 अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात करने के लिए मंत्रालय तैयार है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमीन बेघर परिवार की महिला सदस्य के नाम पर आवंटित की जाए। केंद्र के मुताबिक ऐसा करने पर राज्यों को इसके लिए रकम उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत मैदानी इलाकों में बेघर परिवार को 1,20,000 रुपये और पहाड़ी इलाकों में 1,30,000 रुपये मिलेंगे। दोनों इलाकों में शौचालय के लिए 12,000 रुपये अलग से मिलेंगे। साथ ही मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार मिलेगा और इस मद से 18,000 रुपये दिए जाएंगे। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए हैं। आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों को हाजिन इलाके में शाहगुंद गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू हुआ, जिस दौरान ही आतंकियों ने गोली चलाई, जिस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। हालांकि आतंकी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। केंद्र सरकार ने आज स्वच्छ, स्वस्थ और सर्वत्र कार्यक्रम की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य देश भर में खुले में शौच मुक्त खंडों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूती देना है। ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के तहत शुरू किया गया है। खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्वच्छ, स्वस्थ, सर्वत्र अभियान की शुरुआत की। इसके तहत देश के 708 खुले में शौच मुक्त खंडों में बटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पेयजल और स्वच्छता के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। स्वच्छता, स्वस्थ, सर्वत्र और दूसरा कार्यक्रम
स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, इन दोनों कार्यक्रमों के तहत हमने मंत्रालयों के साथ मिलकर एक स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इस मौके पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए लोगों की सोच बदलनी होगी। ओपन डिफेकेशन, ये शौच मुक्त करना, ये केवल शौचालय का निर्माण का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं है, ये लोगों की आदतें बदलने का, मानसिक सोच बदलने की यह आंदोलन है। बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताने के लिए स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत नाम की एक पुस्तिका भी जारी की गई। इन पुस्तिकाओं को देश भर के स्कूली बच्चों में बांटा जाएगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।